हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अभी एक नई भर्ती आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी आई है और कहा जाए कि ये शुभ अवसर आप लोग मत चूकना, क्योंकि आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई दोनों की भर्ती आई है। कांस्टेबल और एसआई में ये सिलेबस थोड़ा अंतर है, इसके विषय में भी हम जानकारी बताएंगे। और दूसरी चीज इसमें ध्यान देने वाली जो चीज है, जैसे आयु, पाठ्यक्रम, योग्यता, ऊंचाई और परीक्षा का पैटर्न, ये चीजें अभी हम आपको बताएंगे। और कैसे हम लोग को तैयार करना है सिलेबस, इसके विषय में हम अभी पूरी विधिवत जानकारी आपको देंगे। ठीक है। जैसे कि आरपीएफ जो सिलेबस है कांस्टेबल का और एसआई का, इनका हमें अभी बताना आपको है। जैसे दिया आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सिलेबस 2024 रेलवे सुरक्षा बल ने आधिकारिक अधिसूचना के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरपीएफ पाठ्यक्रम प्रकाशित किया है। ठीक है। अब इसके विषय में क्या क्या पूछा जाएगा ये हम आपको विधिवत बताएंगे। जैसे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए, ठीक है, 3 विषय शामिल हैं इसमें। जैसे कि जनरल नॉलेज है ना, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अंकगणित वाले जो प्रश्न आएंगे कैसे आएंगे ये आप लोगों को हम अभी बताएंगे। और वास्तव में देखा जाए कि जो लोग अर्थमेटिक्स यानी कि आर एस अग्रवाल लगा लेंगे तो 100% आपका फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप लोग आर एस अग्रवाल रीजनिंग भी पढ़िए। वास्तव में रीजनिंग, आर एस अग्रवाल और मैथ इससे बाहर नहीं जाएगा। और जीएस के लिए आप लोग अलग अलग कुछ बुक्स हैं, उसको भी हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, जिससे कि वास्तव में जीएस वाला पोर्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें कांस्टेबल में आरपीएफ जो परीक्षा है इसका पैटर्न जो है क्या क्या है। जैसे कि अब ये कांस्टेबल वाला जो है, अब कांस्टेबल वाले में हमें क्या क्या करना है इसके विषय में हमें बताना है सब। ठीक है, कि कैसे प्रश्न किए जाएं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो वास्तव में यही चीज हमें बतानी है आपको। जैसे दिया सामान्य जागरूकता। अब सामान्य जागरूकता में आपको कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है। और देखो, अंक भी 50 ही होंगे। ठीक। अंकगणित का यानी कितना क्वेश्चन आएगा? 35 क्वेश्चन आएगा। और 35 नंबर की, यानी नंबर कितना होगा? 35। सामान्य बुद्धि एवं तर्क वाले जो 35 प्रश्न आएंगे, 35 नंबर क्या होगा? अब इसमें समय यानी कि बहुत समय का आप लोग विशेष ध्यान देना कि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि टोटल 90 मिनट का समय है। अब देखो ध्यान कैसे आपको कहाँ समय बचाना है। जैसे सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस पोर्शन में आप जल्दी प्रश्न कर लें, जीएस जैसे कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंकगणित में आपका टाइम देना। और सामान्य बुद्धि एवं तर्क वाले यानी कि रीजनिंग में यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना पड़ा। जीएस आसान, मतलब इतना आसान भी नहीं है। जीएस को आप लोग बिल्कुल अच्छे से करिए, क्योंकि जीएस ही सिलेक्शन दिलाएगा। ये समझ लो, ये मत समझ लेना कि जीएस को हम लोग ध्यान न दें। अगर जीएस जो लोग छोड़ देंगे तो समझो फिर बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो कुल संख्या 120। अब देखो यहाँ पर देखो जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम है 2024, एसआई में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ कुल प्रश्न की संख्या 120 है। यहाँ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। परीक्षा के समय अवधि 1 घंटा 30 मिनट या 90 मिनट का है। यानी कि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 90 मिनट। और आप लोग ये डिसाइड कर ले, जैसे 30-30 मिनट का अगर करेंगे तो यहां पर देखो ध्यान देना, जीएस में आप 20 मिनट में भी कर सकते हैं। मैथ में आप 35 मिनट ले लीजिए, यहां पर आप कोशिश करिए 25 मिनट। समझ गए? तो किसी तरीके से आप समय मैनेज करिए जिससे कि कहाँ पे हमें ज्यादा समय देना है और कहाँ समय हमें कम देना है। लेकिन ये जब ही संभव होगा जब आप लोग रेगुलर
पेपर भी सॉल्व करें और विधिवत क्लास में आए, और क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है अपने पास, तो आप लोग जुड़े रहिए और देखिए कि बहुत आसान होगा सिलेक्शन पाना। दूसरी चीज, अब देखो ध्यान देना कि आरपीएफ परीक्षा का जो एसआई का ये पैटर्न है, जो सामान्य जागरूकता, यानी कि 50 प्रश्न, 50 अंक के, अंकगणित के 35 प्रश्न आएंगे। देखो जीएस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 अंक, ठीक। अंकगणित के 35 प्रश्न आएंगे, ठीक है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति 35 प्रश्न आएंगे, यानी कि समय यहां भी 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का समय है। और उसको हमने जैसे बताया, आप उसी तरीके से डिवाइड करिए। जैसे यहाँ कोशिश करना कि जैसे 50 प्रश्न है ना, तो 25 मिनट यहाँ दे दीजिए। इसके बाद 30 मिनट यहाँ पर, चाहे 40 मिनट दो, मैथ में 40 मिनट देना, और यहाँ पर 25 मिनट, और इसके बाद देखा जाएगा कि आप लोगों को बहुत आसानी से प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है। दूसरी चीज, आरपीएफ सिलेबस, देखो यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है कि आरपीएफ सिलेबस में क्या, आरपीएफ सिलेबस में उन विषयों पर विशिष्ट, देखो विषय की एक सूची शामिल है जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये उम्मीदवारों को ये समझाने में मदद करता है कि कौन से विषय महत्वपूर्ण है और उन्हें प्रभावी ढंग से परीक्षा में तैयार करने में सहायता करेंगे। यहाँ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए ये सिलेबस दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। देखो अभी हम पूरा बता भी दे रहे हैं आपको, जैसे कि अब यहाँ पर ये जो सिलेबस है, सिलेबस में देखिए ये क्या क्या पूछा गया है कि यहाँ सामान्य, बुद्धि और तर्क वाले, तो स्थानीय दृश्य और अभिविन्यास वाले हैं, समस्या समाधान विश्लेषण है, निर्णय लेना है, दृश्य वाले हैं, समानता और अंतर है, भेदभावपूर्ण अवलोकन है, संबंध अवधारणा है, अंकगणितीय तर्क। अब देखो अंकगणितीय तर्क यानी कि मौखिक और अलंकार वर्गीकरण, ये भी ध्यान देना इसमें। अंकगणित संख्या पद्धति वाले, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को मौखिक वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, कथन निष्कर्ष है, तो ये वाले आप लोगों को अच्छे से देखना है ये प्रश्न। इसके बाद आगे आपको मैथ वाला ये सिलेबस है, तो मैथ में अनुपात, समानुपात और क्षेत्रमिति, औसत, समय, काम, दूरी, लाभ हानि, बीजगणित वाले देख लीजिए आप कि सरलीकरण है, क्षेत्रमिति है, दशमलव है, संभावना, देखो संभावना, डेटा व्याख्या, त्रिकोणमिति, ये हाई स्कूल का है पूरा सिलेबस। आप देखा जाए अगर तो जो लोग आर.एस. अग्रवाल अगर लगा लेंगे, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल वाली आप किताब पढ़िए, भिन्न, डेटा, परसेंटेज वाला, तर्क, डेटा व्याख्या, सरल, चक्रवृद्धि ब्याज और ज्यामिति वाले, एलसीएम, एचसीएफ और ये छूट वाले। तो ये प्रश्न आपका देखा जाए तो पूरा ये आर.एस. अग्रवाल वाली किताब में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। और आप लोग मेरे अनुसार तो वो मैथ अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो मैथ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना ही रीजनिंग वाला, दोनों के लिए आप आर.एस. अग्रवाल पढ़िए। और दूसरी चीज सामान्य जागरूकता वाले, सामान्य जागरूकता में देखो जीएस पोर्शन आपको बहुत अच्छा करना है। अब यहाँ पर समसामयिकी, ठीक है, सामान्य ज्ञान, समाजशास्त्र, भारतीय कला और संस्कृत, ये इतिहास वाला पोर्शन है। और भारतीय इतिहास यानी कि इतिहास में आपको ज्यादातर कोशिश करना कि मॉडर्न इतिहास को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। और एंशियंट वाला पोर्शन यानी कि भारतीय कला और संस्कृत वाला, ये बिल्कुल अलग से हम बताएंगे। इसके बाद भारतीय इतिहास में आपको यानी कि एंशियंट भी देखना है, मिडवल भी देखना, मॉडर्न भी देखना है। भारतीय भूगोल यानी कि भारतीय भूगोल में आपको यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, वास्तव में पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको एक रणनीति बताएंगे जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आर्टिकल 1 से 50 यानी कि अनुच्छेद अगर जो लोग 1 से 50 तक याद कर लेंगे तो यहाँ से काफी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी भारत जैसे इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा इसके विषय में भी हम बताएंगे कि भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। और भारतीय कला और संस्कृत,
अब सिंधु घाटी की कला कैसी थी, वैदिक काल की कैसी थी, है ना। तो इनकी संस्कृत और ये कला, ये सब हमें बताना है। मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी रही हैं, इसके विषय में हमें जानकारी आप लोगों को देना है, ठीक है। और कहा जाए कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल ना पढ़ना आप लोग, इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना। और राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति यानी कि पॉलिटी, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि अनुच्छेद 130 में क्या आता है, अनुच्छेद 50 में क्या आता है, अनुच्छेद 40 में क्या आता है, अनुच्छेद 17 में क्या आता है, अनुच्छेद 24 में क्या आता है, अनुच्छेद 21 में क्या आएगा, 21 का क्या है। जैसे शिक्षा को मूल अधिकार में रख दिया गया तो 21 का जोड़ दिया गया, है ना। तो ये चीज याद रखना। और इसके बाद आपको जैसे कि पूछा जाएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कि अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 148 आप लोगों को याद करके जाना है। जैसे भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी आता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन्हें कौन हटाता है। तो ये याद रखना कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। हटाने की प्रक्रिया वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता है। दूसरी चीज कि इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हमारा जो भारतीय इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है, अब जैसे कि इतिहास का तो आप जान रहे हैं बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है कि पूरा डीपली जाना है, लेकिन विगत वर्ष के पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे एक पैटर्न आपको मालूम होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसी के अनुसार हम कराएंगे। पहले हम पेपर सॉल्व करवाएंगे, विगत वर्ष के पेपर जब हम सॉल्व करवा देंगे तो आप लोग पैटर्न खुद समझ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें लोगों को चलना है। और कहा जाए कि अब इसको हमें अच्छे से अगर हम सिलेबस अपना तैयार कर ले रहे हैं तो फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे सामान्य बुद्धि और तर्क वाले क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, जैसे मौखिक और गैर मौखिक तर्क वाले, जैसे उपमा है, समानताएं हैं, मतभेद है, अंतरिक्ष है ना, ये भी वाला आप बहुत पूछा है अंतरिक्ष वाला, क्योंकि ये साइंस टैक्स है। विजुलाइजेशन, अंतरिक्ष विजुलाइजेशन के विषय में ये चूंकि साइंस टैक्स वाला, समस्या सुलझाना, विश्लेषण, प्रलय, ठीक है। इसके बाद निर्णय लेना, दृश्यमित, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रावर्गीकरण, अंकी गणित, संख्या और श्रृंखला आदि। इस तरीके से ये पूरा सिलेबस आपके बीच में है। और सिलेबस अगर जो लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर ये समझ लो कि सिलेक्शन को उतने नजदीक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे संख्यात्मक योग्यता, डेटा और व्याख्या, जैसे संख्या प्रणाली है, पूर्ण संख्याएं हैं, दशमलव और भिन्न है, संख्याओं के बीच संबंध है, मौलिक अंकगणिती है, प्रतिशत है, अनुपात और समान अनुपात वाले, यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछे है। दिलचस्पी देखो, लाभ और हानि, छूट वाला, टेबल्स ग्राफ और क्षेत्रमिति, ये देखो उसमें भी पूछा जा रहा है, समय, काम, दूरी। यानी कि आपको देखो मैथ पूरा दिया है RS अग्रवाल में, ठीक है। RS अग्रवाल की मैथ पूरी अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो उससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता, अब इसमें देखो क्या क्या पूछना है, जैसे भूगोल से हमें पढ़ना है, ठीक, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है ना। इसके बाद रोजमर्रा का विज्ञान यानी कि दैनिक, यानी कि विटामिन A, B, C, D ये वगैरह में पढ़ना है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी देखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी देखनी है ना। इतिहास को हमें अच्छे से पढ़ना, हमने बता दिया था कि इतिहास में कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। राजनीति विज्ञान में यानी कि संविधान, यानी कि हमने कहा 1 से 50 तक आर्टिकल बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। गेम से, अब गेम से जैसे राष्ट्रीय गेम हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, दोनों गेम्स पढ़ना है हमें, ठीक है। जैसे कभी कभी पूछ दिया था अंतर्राष्ट्रीय गेम्स कौन से हैं, जैसे आज देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है ना, फ्रेंच है,
यूएसए ओपन है, ये अंतर्राष्ट्रीय गेम में आएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम हम दोनों बताएंगे। और खेल कूद से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ये आज एसआई का हो, चाहे वो अगर देखा जाए पीसीएस का हो, या समीक्षा अधिकारी या आईएएस का, सभी में आज देखा जाए गेम के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद कला और संस्कृत, कला और संस्कृत जब पढ़ाएंगे तो पूरा इतिहास का एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे कि कैसे कला और संस्कृत को हम बहुत अच्छा करें। तो मित्रों याद रखना कि सामान जागरूकता यानी कि जीएस वाला पोर्शन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से बनाना चालू कर दीजिए रणनीति कि आप लोग अच्छे से भूगोल भी पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए। इसके बाद साइंस में हम बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। तो जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, जैसे आज अगर देखा जाए कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटना में आएगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना में आएगा वो हम सब बताएंगे कैसे हमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटना को पढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, रणनीति अगर नहीं बनाएंगे तब तो आप समझ लो कि असफलता हाथ लगेगी, बिना रणनीति के कोई काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज ये जो दिया है कि शारीरिक मापदंड क्या है, ये तो सब आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप लोग देखिए। इसके बाद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरपीएफ में एसआई क्या क्या पूछा जाएगा, शारीरिक मापदंड पूछा जाएगा, शारीरिक क्षमता है ना, पीटी विभिन्न वर्गों पुरुषों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। यानी कि जैसे कि अब यहाँ पर भी दिया गया है कि यूआर ओबीसी के लिए 165 है ना, यानी कि जो ऊंचाई है 165 होनी चाहिए। और इसके बाद छाती यानी फुलाने वाला कितना 80-85 होना चाहिए, एससी की ये दिया गया है, ये दिया गया है। गढ़वाली जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा कम, गढ़वाली के लिए क्या है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद सरकार के निर्देशन श्रेणियाँ जैसे ये दिया गया है और ये, यानी कि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ है, एससी थोड़ा सा छूट है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए आरपीएफ एसआई में उनके लिए अलग है। महिलाओं के लिए क्या है कि ओबीसी के लिए 157 है, एससी 152 है, और ये गढ़वाली के लिए 155 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये तो खैर कोई आम बात नहीं है, ये तो पहले से आप लोगों को मालूम होगा। हाँ, लेकिन आप लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ने की, तो मैंने आपको बताया कि समय कैसे निर्धारित करें। जैसे हमें समय का बहुत ध्यान देना है, जैसे हमें जीएस में कितना करना है, प्रश्न जीएस में समय कितना देना है, तो वो हमने बताया कि जीएस में आप कोशिश करना 25 ही मिनट देना। ठीक है, मैथ में हमें कितना समय देना चाहिए, मैथ में आप 40 मिनट दे दीजिए, लेकिन रीजनिंग में अगर जो समय होगा उसको भी आप 25 मिनट में कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर समय ज़्यादा देना, मैथ को अच्छे से कर लीजिए। और जीएस को ये नहीं कि जीएस को आप लोग ध्यान न दें, चूँकि अगर सिलेक्शन को अगर पाना है तो जीएस आप पहले अच्छी करें, क्योंकि लोगों को जीएस में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। और जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मेरा बैच 25 तारीख से एक नया बैच चालू होगा इसके लिए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों को बैच मिलेंगे और विधिवत सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मात्र हम लोग ये 2.5 से 3 महीना का टारगेट रखे हैं कि इसको पूरा सिलेबस किया जाए। और वास्तव में कि जो लोग 1-2 दिन क्लास करेंगे खुद समझेंगे कि यहाँ जो दिया जाएगा मैटर वो बहुत बेस्ट होगा, अन्य जगह से हट के होगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को इस बार ज़रूर इसमें सफलता मिले। तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ, और आपको इसमें बराबर वीडियो मिलेंगी। और कहा जाए कि ऑफलाइन वाले वो 25 तारीख से बैच एक नया हम लोग चालू कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल पुनः विधिवत सिलेबस के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन में। ठीक है।